हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक साहित्य सागर का 9वां पाठ जो है भेड़ और भेड़िए पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा लिखी गई है। यह एक वन प्रदेश में जो है वह क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात की जा रही है। क्या है इस कहानी में? एक बार वन के पशुओं ने अनुभव किया कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। सबने मिलकर एक मत से तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। लगा कि शीघ्र ही सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आने वाला है। जिन वन प्रदेश का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, वहाँ भेड़ें बहुत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष थी। वे घास तक को फूंक फूंक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई प्राणी किसी दूसरे को न सताए, सब जिए और जीने दे। समाज शांति, स्नेह और बंधुत्व पर आधारित हो। भेड़ों ने सोचा कि अब उनकी मुसीबत की घड़ी आ गई है। भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा। यदि ऐसा कानून बन गया कि कोई किसी पशु को ना मारे तो हम क्या खाएंगे? हमें घास चरना सीखना होगा। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उत्साह बढ़ता जाता और भेड़िए का दिल बैठा जाता। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। जब भेड़िया बच्चा शिकार फेंक देता है तो सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर-कुतर कर खाता है। वे भेड़िए के आसपास दुम हिला हिलाकर उनकी जय बोलते रहते हैं। एक दिन बूढ़े सियार ने गंभीरतापूर्वक भेड़िए से पूछा कि आपके मुख रूपी चंद्र पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं? यह सुनकर सियार कुछ कविता भी करना जानता था। शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर भी कह सकता था। भेड़िए ने सियार से कहा कि क्या तुझे पता नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? उनका राज जो है अब खत्म होने वाला है। सियार ने दांत निकालकर चापलूसी करते हुए कहा कि वह तो उन्हें ही अपना माई बाप समझता है। वह किसी और सरकार को नहीं जानता, उसका दिया खाता है और उसी के गुण गाता है। भेड़िए ने बताया कि आने वाले समय में उसे सूखी हड्डियां भी खाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब कुछ जानता था, पर जानकर भी ना जानने का नाटक करने में लगा हुआ था। यदि उसमें यह कला ना होती तो वह शेर ही बन गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव की बात सियार को समझाई और गिरे मन से बोला कि चुनाव पास आता जा रहा है, इसलिए अब वहाँ से भागने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। सियार ने भेड़िए को सर्कस में भर्ती होने की सलाह दी। इस पर भेड़िया बोला कि बदनाम होने के कारण वहाँ से उसे कोई नहीं पूछता, वहाँ तो शेर और रीछ को ही लेते हैं। सियार ने भेड़िए को अजायब घर जाने की सलाह दी। भेड़िया बोला कि सुना है वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने ध्यान मग्न होने का अभिनय किया, नाटक किया। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और फिर थोड़ी देर बाद बोला कि वह सब कुछ समझ गया है। यदि भेड़ों की पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो कैसा रहे? भेड़िया चिढ़कर बोला कि वह बेसिर पैर की बात करता है। उनकी जाति की संख्या कुल 10% है। भेड़ें
तथा अन्य छोटे पशु जो हैं वह 90% हैं। भला वे हमें क्यों चुनेंगे? क्या जिंदगी अपने आप को मौत के हवाले कर सकती है? काश ऐसा हो सकता। बूढ़ा सियार बोला कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक दिन का समय चाहिए। इस बीच वह कोई अनुकूल योजना बना लेगा जिससे सारी समस्या का हल निकल जाए, परंतु उन्हें उसके कहे के अनुसार ही चलना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने सियार को अपना गुरु मानकर उसके आदेशों का पालन करने की शपथ ली। दूसरे दिन सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उसमें से एक को पीले रंग से, दूसरे को नीले रंग से तथा तीसरे को हरे रंग से रंग दिया था। बूढ़े सियार ने बताया कि वे तीनों रंगे सियार हैं, वे उनकी सेवा करेंगे और चुनाव में उनका प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका प्रकट करते हुए कहा कि उनकी बात कौन मानेगा, वे तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम हैं। सियार भेड़िए का हाथ चूमकर बोला कि रंग रूप बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रंग रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। फिर भेड़िए को बताया कि अब वे पूरी तरह से संत हो गए हैं, अब उन्हें भेड़ों की सभा में चलना है और वहां पहुंचकर 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? वे अपनी हिंसक आँखों को ऊपर नहीं उठाएंगे, हमेशा नीचे की ओर देखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। वह नन्ही नन्ही सुंदर मुलायम भेड़ों को देखकर ललचाएंगे भी नहीं। भेड़िए द्वारा रंगे सियारों के बारे में पूछे जाने पर बूढ़े सियार ने बताया कि वे तीनों उसका चुनाव प्रचार करेंगे, उन्हीं के बल पर वे चुनाव लड़ेंगे। वह पीला सियार बड़ा बुद्धिमान, विचारक, कवि और लेखक है। नीला सियार नेता और पत्रकार है। हरा सियार जो है वह धर्मगुरु है। बूढ़े सियार की बात सुनकर भेड़िया बोला कि कवि, लेखक, नेता, विचारक तो अच्छे लोग होते हैं, क्या वे तीनों भी वैसे ही हैं? बूढ़े सियार ने बताया कि वे तीनों सच्चे नहीं हैं, वे तो बस रंगे हुए हैं। इसके बाद वे सभा की ओर चल पड़े। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। वह सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना हुआ था। एक स्थान पर हजारों भेड़ों का झुंड संत के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़े सियार ने संत के आने की खबर फैला दी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के बीच पहुँचे। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय जयकार को दोहराया। भेड़ों ने देखा तो वे बोली कि उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। वे भेड़िए को पहचान गई थी। बूढ़े सियार ने भेड़ों को रोककर कहा कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं है। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, वे हिंसा का त्याग कर चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे पिछले 7 दिनों से घास खा रहे हैं। वह दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते। भेड़ों ने उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी कभी संत जी आँखों से आंसू भी बह जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने उन पर जो अत्याचार किए हैं उसके कारण उनका मस्तक जो है वह लज्जा से झुक गया है। बूढ़े सियार ने भेड़ों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि अब भेड़िया राजा उनकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज सुबह एक निरीह भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा गड़ गया तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाल दिया, पर वह बेचारा चल बसा। तब
भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि की, उसका अंतिम संस्कार किया। उनके घर के पास हड्डियों का जो ढेर लगा है, उनके दान की भी उन्हें घोषणा की है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। वे उनसे भयभीत न हो, उन्हें अपना भाई समझे। अपने भाषण के बाद बूढ़े सियार ने संत बने भेड़िए की जय बोली। भेड़िया चुपचाप विनय की मूर्ति बना बैठा रहा। भेड़ों को देखकर मुंह से आई लार को वह चुपचाप गटक जाता। बूढ़ा सियार फिर बोला कि भेड़िया संत उन्हें स्वयं संबोधित करना चाहते थे, परंतु प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, उनका गला रुंध गया है, वे कुछ कहने में असमर्थ हैं। वे उन तीनों रंगीन प्राणियों को देखें, वे शायद उन्हें पहचान न सकेंगे। पहचानेंगे भी कैसे? वे स्वर्ण के देवता हैं। वे हमें उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनमें से पीले विचारक और कवि हैं, नीले नेता और पत्रकार हैं, हरे वाले धर्मगुरु हैं। सबसे पहले पीले वाले कविराज आपको दिव्य संगीत सुनाएंगे। पीले सियार को हुआ के अतिरिक्त कुछ तो आता नहीं था। वह हुआ करके चिल्लाने लगा। शेष सियार भी वैसा ही करने लगे। बूढ़े सियार ने शेष सियारों को चुप रहने का संकेत किया। उसने बड़ी चतुराई से बात संभाली और बोला कि कवि जी कोरस में गीत गाते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं समझ सकते। कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो सभी कवि ना हो जाएंगे। उनकी कविता से अमृत भरे स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। वे अपनी वाणी में बता रहे हैं कि भेड़िया महान है, सर्वव्यापक है तथा सर्वशक्तिमान है। सुबह उनके मस्तक पर तिलक करती है, संध्या को उषा उनका मुख चूमती है, हवा उन पर पंख झलकती है, रात में उन्हीं की ज्योति तारे बनकर चमकते हैं। उनके चरणों में नतमस्तक होकर कवि गौरव का अनुभव करता है। अब नीले सियार की बारी थी। अब नीला सियार बोला कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल है, उनकी रक्षा बलवान भेड़िए ही कर सकते हैं। भेड़ों को चाहिए कि वे भेड़िए को अपना भाई समझे और उनके हाथ में अपने हितों की सुरक्षा समझ निश्चित हो जाएं। वे दोनों एक ही जाति के हैं। भेड़े और भेड़ियों में कोई अंतर नहीं है। बेचारे भेड़ियों को व्यर्थ में बदनाम किया जाता है। भेड़ों को खाने वाले तो और हैं जो उनकी हड्डियां भेड़ियों के द्वार पर फेंक जाते हैं। वे कमज़ोर हैं, इसलिए वे पंचायत में बोल भी नहीं पाएंगे। उनके हितों की रक्षा भेड़े राजा ही कर सकते हैं। यदि उन पर कोई अन्याय हुआ तो वे डटकर लड़ेंगे, इसलिए वे अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़िए को चुनकर भेजें। हरे रंग के धर्मगुरु ने कहा कि जो इस लोक में त्याग करेगा वह उस लोक में सुख भोगेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। भेड़िए राजा दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह वैसा ही प्रचार हुआ और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका और कोई शुभ चिंतक और हित रक्षक नहीं है। जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को चुना। पंचायत में भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया कि हर भेड़िए को नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए।
दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल आधी भेड़ दी जाए। ये थी भेड़ और भेड़िए की कहानी, जिसमें भेड़िया जो है राजा बनता है और कानून बनाता है कि नाश्ते में मुलायम भेड़, भोजन में पूरी भेड़ और रात के खाने में जो है आधी भेड़ सभी भेड़ियों को दी जाए। ये थी भेड़ और भेड़िए की कहानी।